गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज से हमने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे आज हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे मुग़ल काल। मुग़ल काल शायद अगर आपके किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, पोज जैसे कि एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएस, एक्सवाइजेड, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल या अदर एग्ज़ाम, तो आपको हिस्ट्री तो एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, स्टेट का ले लो, पुलिस, एसआई, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, आपको सभी एग्ज़ाम में आपको हिस्ट्री रखी हुई मिलेगी। तो आज हम हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ेंगे मुग़ल काल। मुग़ल काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुग़ल काल आज से हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मुग़ल काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। ठीक है, बाबर के बारे में हम पढ़ेंगे। बाबर के बारे में कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, मोस्ट क्वेश्चन, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ बच्चों, एक बात और है कि आपको मैं बता दूं कि हम अभी स्टार्टिंग में अभी हमारी रेगुलर 1 मंथ या 2 मंथ तक हमारी ऑप्शनल रहेंगी। ठीक है, तो मतलब जैसे कि वो क्या बोलते हैं, पूरा हम टॉपिक डिस्कस करके नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको अभी थ्योरी नहीं पढ़ा पाएंगे बच्चों, क्योंकि अभी हमारी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट है। हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं। अभी हमारी कोई टीम भी नहीं है, तो इस हिसाब से हम अभी स्टार्टिंग में आपको ऑप्शनल नहीं पढ़ा पाए, ऑप्शनल पढ़ाएंगे, आपको हम थ्योरी नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, फिर भी हम ऑप्शनल में हम ज़्यादातर हम यही सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले हम आज पढ़ेंगे हिस्ट्री में बाबर के बारे में। ठीक है, बाबर से ही अपना मुग़ल काल स्टार्ट होता है। ठीक है, मुग़ल काल जो है वो बाबर से ही स्टार्ट होता है। बाबर मुग़ल काल का जो संस्थापक है वो बाबर ही है। ठीक है, तो हम बेसिक क्वेश्चन है बाबर के बारे में, बाबर से ही स्टार्ट करेंगे। पहले बाबर है, फिर बाबर के बाद क्या बोलते हैं, उसका पुत्र हुमायूं है, फिर हुमायूं का पुत्र अकबर है, अकबर का पुत्र आपका ये शाहजहाँ है, शाहजहाँ का पुत्र जहांगीर है, जहांगीर का पुत्र आपका औरंगजेब है। तो इतने टॉपिक हमको क्लियर करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग आपसे पूछ लो कि मेरी क्या वॉइस क्लियर आ रही है। अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो सब लोग कमेंट में हाँ बोलेंगे, अगर नहीं आ रही है तो नो बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। ठीक है, अभी हमारे पास टाइमर कुछ नहीं लगा। अभी हमको बेसिक नॉलेज भी हमको बच्चों ज़्यादा नहीं है, तो जैसे हम मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा मैनेज कर लेना, बट रेगुलर हम अपना इंक्रीज़ करेंगे, डेली बाई डेली इंक्रीज ना करेंगे। ठीक है, तो भी स्टार्ट करते हैं बाबर से स्टार्ट करते हैं हम। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए बच्चों, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, चलिए हम बताते हैं। बाबर का जन्म आपके अफ़गानिस्तान के पास एक कस्बा है, अंदीजन नाम का एक कस्बा है। उस कस्बा में एक गांव है, गांव का नाम है फरगना। गांव का नाम है फरगना। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। ठीक है, फरगना एक अफ़गानिस्तान में एक कस्बा है, उसमें एक जगह है फरगना। ठीक है, तो बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म फरगना में कब हुआ था, तो हम आपको बता रहे हैं बाबर का जन्म फरगना में हुआ था 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। ठीक है, तो बाबर का जन्म हुआ था, तो बाबर के जन्म से रिलेटिव आपको हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे कि बाबर के जो पिता थे वो तुर्क जाति के थे। ठीक है, तो बाबर भी तुर्क था। बाबर की जो माता जी थी वो मंगोल जाति की थी। तो ये सब हमको आगे पढ़ाएंगे। अभी जो क्वेश्चन है हम उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन बाबर के रखे हैं, मतलब कोई भी पहला टॉपिक है तो बाबर का ही पूरा ही टॉपिक है, तो बाबर के बारे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं। शायद आई होप इसमें आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर आप रिवीजन के तौर पर अगर देखो तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, चलिए बच्चों, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, बाबर का जन्म फरहाना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर के पिता का क्या नाम, बताएंगे बच्चों, बाबर के पिता का नाम क्या था। बाबर के पिता का नाम आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बताता हूँ। बाबर के जो पिता का नाम था वो था उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि एक तुर्क जाति से थे। किस जाति थे बच्चों, तुर्क जाति से थे। ठीक है, तुर्क जाति की थे, ये 5वीं पीढ़ी के थे। इनकी जो पीढ़ी थी वो 5वीं थी। ठीक है, इनके बारे में आप इतना ही याद रखिएगा कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, ये तुर्क जाति के थे, 5वीं पीढ़ी के थे। बाबर के पिता से यही 3 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बच्चों, सॉरी बच्चों, थोड़ा ये क्या बोलते हैं, अब इसके बारे में
हम भी डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की माता क्या नाम है? बाबर की माता का क्या नाम था? जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है। तो हम सोचेंगे कि हम 10 से हम अपनी जो क्लास है वो अपनी 10 मिनट से 15 मिनट तक अपनी क्लास रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी ये ऑप्शनल क्लास है तो इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की माता का क्या नाम था? आपको एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है, कमेंट में आपको बताना है। तो वो जो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है लिखना, जितना आप लिखोगे उतना आपको वो याद होगा, ठीक है। पहले के ज़माने में बोलते थे कि याद करो रटो, भाई रटने से कुछ नहीं होता, आप भी जानते हो बच्चों कि कितना सिलेबस आपका है, ठीक है। तो इसी के मेरे हिसाब से तो आप बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करो। जैसे कि एक ये स्लेट आती है, आप ये क्या बोलते हैं, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट आप किसी पे ये डालना एलईडी स्लेट, आप एक ये स्लेट मंगा लेना, 150 से 200 रुपये की आती है। उस स्लेट पे जैसे कि आपने कोई पेज खोल लिया, उस पेज के जितने भी आपके मोस्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बाबर को ले लूँ, बाबर के पिता का क्या नाम था, हम उसे बार बार वही रिपीट करेंगे। हम एक चीज़ को हम 5 से 6 बार उसमें लिखेंगे तो हमको वो याद हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो हमें लगता है कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। चलिए, बाबर की माता का क्या नाम था? बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खां, लिखेंगे कुतलुग निगार खां। बच्चों थोड़ा ये समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देना, लिखा हुआ कम ध्यान देना, ठीक है। कुतलुग निगार खां ये आपकी मंगोल जाति की थी। किस जाति की थी? मंगोल, ठीक है, ये मंगोल जाति की थी। ये आपकी 14वीं पीढ़ी की थी। बच्चों अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाया करे तो उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। इनकी माता से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि माता का क्या नाम था, एक किस जाति की थी, कौन सी पीढ़ी की थी, ठीक है। इनके पिता का भी मैंने आपको बताया कि पिता का नाम और पिता की जाति और वो कितनी पीढ़ी से थे। इनकी माता पिता से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। चलो नेक्स्ट, बाबर के, देखो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने आपको बताया था कि बाबर के पिता किस जाति के। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, क्योंकि अभी मैंने ये आपको बताया था कि बाबर की पिता तुर्क जाति से थे, अभी तो मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मुगल साम्राज्य के संस्थापक। अब बच्चों आपको ये तो क्वेश्चन सोच के आपको हंसी आ रही होगी, सर आप क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कौन नहीं जानता, क्योंकि बाबर से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली कि मुगल साम्राज्य संस्थापक बाबर ही होगा। चलिए, मुगल साम्राज्य संस्थापक बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की कब नींव रखी? 1526 में। कब रखी? पानीपत के युद्ध के बाद। पानीपत के युद्ध के बाद, ठीक है। मुगल साम्राज्य संस्थापक बाबर की कब? 1526 में। किस युद्ध के बाद? पानीपत के युद्ध के बाद, ठीक है। अभी आपको आगे बताएंगे कि पानीपत का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, कब हुआ था, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। बाबर के कितने युद्ध हुए हैं, कि बाबर की मृत्यु कब हुई है, बाबर को कितने बार दफनाया गया, ये बहुत आगे जितने क्वेश्चन आगे आ रहे हैं वो सारे बहुत ही मोस्ट हैं, और जितने मैंने इसमें क्वेश्चन डाले हैं वो भी सारे मोस्ट हैं। अगर आप बाबर से इतना पढ़ के जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में बाबर अगर आएगा, बाबर के टॉपिक से इन क्वेश्चन के अलावा कुछ आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, मुगल साम्राज्य संस्थापक कौन है? बाबर। चलिए आगे करते हैं, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? चलिए 5 सेकंड का टाइम है आपके पास बच्चों। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? चलिए, बाबर का आपका जो शासनकाल था वो 1526 से 1530 तक बाबर का शासनकाल रहा, ठीक है। इसी बीच में बाबर के 4 जो युद्ध थे इन्हीं बीच में हुए थे, वो बता दूं। बाबर का पहला युद्ध हुआ था 26 में, सॉरी बच्चों, पहला युद्ध हुआ था 26 में, मतलब समझ लेना 1526, 1527, 1528, 1529। बाबर के ये 4 युद्ध थे। इन 4 के बारे में आगे हम बताएंगे आपको कि 4 युद्ध किन किन के बीच हुए थे। और हाँ, एक बात और है कि बाबर अपने जीवन काल में कभी कोई भी युद्ध हारा नहीं है। ये बात हम ध्यान रखेंगे कि बाबर अपने जीवन में कोई भी युद्ध हारा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बाबर का शासनकाल कब तक रहा? तो मैंने बता दिया 1526 से 1530 तक बाबर का शासनकाल रहा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? आप भी जानते हो कि पहले क्या होता था कि बाप का उत्तराधिकारी बेटा ही होता था, तो आप समझ सकते हो कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन होगा। बाबर का उत्तराधिकारी आप कमेंट में बताइए, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताइए बच्चों, हम देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है, हमको भी नहीं पता क्या कुछ। बताइए बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए बच्चों हम बताते हैं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र हुमायूं, ठीक है।
अब आगे चल के हुमायूं के बारे में भी काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हुमायूं से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम बाबर का सब कुछ फिनिश करेंगे, बाबर के बारे में। ठीक है बच्चों, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है, वो किस भाषा में लिखी है? इसमें पूछ रहे कि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, वो किस भाषा में लिखी है? चलिए बच्चों, 5 सेकंड का टाइम है। ठीक है बच्चों, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी है, तुर्की। आप समझ सकते हो अपने पिताजी के यहाँ की भाषा में उसने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बाबर ने काबुल पर कब अधिकार किया था? बताइए बच्चों, ये गलत हो गया थोड़ा। बाबर ने काबुल पर कब अधिकार किया था? बताइए बच्चों। चलिए बच्चों, बाबर ने काबुल पर अधिकार किया था 1504 में। यहीं से बाबर की जर्नी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बाबर ने काबुल पर अधिकार कब किया? 1504 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर बाबर ने कितने बार आक्रमण किया? बताइए बच्चों, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया बच्चों? बताइए बच्चों, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? सिंपल सा आंसर है 5 बार आक्रमण किया। शायद आपको पता भी होगा बच्चों, 5 बार आक्रमण किया बाबर ने। थोड़ा बच्चों प्रॉब्लम होती है, बट अभी धीरे धीरे करके हम बोर्ड ले लेंगे, बट अभी स्टार्टिंग है तो अभी हमारे पास इतना समझ सकते हो बच्चों। चलिए, 5 बार आक्रमण किया बाबर ने भारत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मुगल का अर्थ क्या होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, आंसर देंगे। मुगल का क्या अर्थ होता है? चलिए, मुगल का जो बच्चों अर्थ होता है वो होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर। बाबर ने भी अपने साम्राज्य का जो नाम रखा, जो साम्राज्य समझो या फिर अपना वो इम्पीरियर समझो, उसका नाम भी बहुत अच्छा रखा है, बहादुर। और बाबर ने एक बात बोली थी भारत के बारे में कि भारतीय मरना जानते हैं बट मारना नहीं। ये बाबर ने बोला था भारत के बारे में। अब देख लो, आपने देखा हो कि न्यूज़ में आता रहता है कि मुग़ल काल के जो वंशज थे वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, आज उनका ये हाल है। भाई समय सबका आता है, आज आपका हमारा। ठीक है, चलिए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बाबरनामा कितने मुस्लिम राज्यों की चर्चा है? जो बाबरनामा वो बाबर ने लिखा है उसमें कितने मुस्लिम राज्यों की चर्चा है? बताइए अपने बच्चों, बाबरनामा में कितने मुस्लिम राज्यों की चर्चा है? देखो बच्चों, बाबरनामा में हम बताते हैं आपको 5 मुस्लिम राज्यों की चर्चा है और 2 हिंदू राज्यों की चर्चा है। चलिए हम आपको 1 बाय 1 करके बताते हैं कि कौन से 5 मुस्लिम राज्य हैं और कौन से 2 हिंदू राज्य हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बंगाल, पहला है बंगाल। पहले हम मुस्लिम राज्यों के बारे में देखेंगे। पहला बंगाल, दिल्ली, मालवा, समझ लेना बच्चों। ठीक है, बंगाल, दिल्ली, मालवा हो गया। गुजरात है और आपका एक लास्ट बहमनी, गुजरात, एक बहमनी। ये 5 मुस्लिम राज्य थे बाबर के। ठीक है, इनके बारे में चर्चा है। और 2 हिंदू राज्य थे, एक आपका विजयनगर, था, दूसरा बच्चा आपका मेवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबरनामा में कितने हिंदू राज्यों की चर्चा थी? वो मैंने आपको भी बता दिया, विजयनगर और मेवाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर कि बाबर का मकबरा कहाँ है। बताओ बच्चों, जल्दी कमेंट करके बताओ कि बाबर का मकबरा कहाँ है। चलिए तो बताते हैं, बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। काबुल कहाँ पड़ता है आपको पता होगा, काबुल अफगानिस्तान पड़ता है। बाबर की एक इच्छा थी कि वो चाहता था कि हम अपनी मातृभूमि में दफन हों। पहले बाबर को आगरा में दफनाया गया था, ठीक है, फिर आगरा से निकाल के फिर बाबर को काबुल में दफनाया गया था। आगरा में जब दफनाया गया तो फिर बाबर ने बोला था कि हमको अपने मातृभूमि में दफन होना है, तो बाबर को आगरा से निकाल के काबुल में दफनाया गया। ठीक है, तो बाबर के फिर मकबरा जहाँ उसको दफनाया जाता है, आप भी जानते हो कि मुस्लिम लोगों को जहाँ दफनाया जाता है वहीं पे उनका मकबरा बनाया जाता है, जहाँ पे उनकी डेड बॉडी अंदर, मतलब क्या बोलते हैं, हम तो इतना नहीं जानते, नॉलेज नहीं है हमको, बट जहाँ पे उनकी डेड बॉडी मतलब गाड़ी जाती है उसी के ऊपर उनका मकबरा बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, बाबर का मकबरा काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों।
तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये तो आंसर सभी दे देंगे, क्योंकि जो पीरियड चल रहा है, जिसके बारे में चर्चा चल रही है, तो ऑब्वियसली उसी ने किया होगा। चलिए बच्चों, फिर भी हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं, 2 सेकंड का, सॉरी 2 मिनट निकल गए बच्चों। बच्चों हमारी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हमसे होंगी, बट रेगुलर लेंगे तो जो इंक्रीज हो जाएगा। जितने हमको मतलब बोलने में दिक्कत होती है, जो कुछ होती है वो रेगुलर हो जाएगी। क्योंकि बच्चों मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, ऑनलाइन फर्स्ट बार पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। उसके लिए बच्चों सॉरी मांगते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा हम इंक्रीज करेंगे डेली वाइज डेली। ठीक है बच्चों, तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने किया था, क्योंकि बाबर की ही बात चल रही है, तो फिर बाबर ने किया होगा ऑब्वियसली। चलिए, किस युद्ध में किया था? सभी को पता है किस युद्ध में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, एक मिनट रुकना बच्चों। चलिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। इस युद्ध का क्या नाम था बच्चों? तो ये मैं आपको थोड़ी हिंट दे दूं कि ये बाबर का प्रथम युद्ध था। अब आप बच्चों समझ गए होंगे, तो जल्दी से कमेंट में सभी लोग इसका आंसर लिखेंगे। क्या था बच्चों? चलिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक युद्ध हुआ था, और उसी युद्ध में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, तो उस युद्ध का जो नाम था वो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, सॉरी बच्चों ये गलत लिख गया। प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था, वो बाबर जीत गया था। वो बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल काल की नींव रखी थी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, सभी लोग आंसर करेंगे इसका कि खानवा का युद्ध किस किसके बीच हुआ था। एक क्वेश्चन बच्चों हम 5 सेकंड का टाइम रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रखेंगे, क्योंकि आप भी लोग फिर बोर हो जाते हो। क्योंकि ये आपकी जीएस है, कोई मैथ तो रीजनिंग है नहीं कि भाई उसमें टाइम लगेगा, A+B B+C करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। सीधा आप जबान पे आंसर को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। खानवा का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? सभी को पता है कि खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर कब हुआ था ये आपका बच्चों हुआ था 1527 ईस्वी में। और ऑब्वियसली मैं पहले आपको बता चुका हूँ बच्चों कि बाबर अपनी लाइफ काल में सिंगल भी युद्ध नहीं हारा है। ठीक है, तो ये बाबर का युद्ध हुआ था राणा सांगा के और बाबर के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में। इस युद्ध में ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है कि ये पूछा जाता है कि बच्चों की खानवा का युद्ध में, सॉरी ऐसे पूछा था कि गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध में रखी थी। तो बच्चों बताएंगे कि गाजी की उपाधि बाबर ने खानवा के युद्ध में रखी थी, जो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था, और इसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, और इसी युद्ध में बाबर को जिहाद का नारा दिया गया था। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं कि कब हुआ था, किस किसके बीच हुआ था, इस युद्ध में बाबर ने किसकी वो क्या बोलते उपाधि धारण की, वो आपकी की थी गाजी की। ठीक है, और लोगों ने इनको जिहाद का नारा दिया था। इनसे ये 5 क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। एक कि बाबर को इस युद्ध में किसकी वो दी गई थी, तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया आपको क्या बोलते हैं, गाजी की उपाधि दी गई थी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदेरी का युद्ध कब और किसके खिलाफ हुआ था? इसमें 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि चंदेरी का युद्ध कब और किसके खिलाफ हुआ था। चलिए, इससे खाली बच्चों ये पूछा जाता है कि ये कब हुआ था, देखो हम बताते हैं। तो ये लाइन से 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, पहले हम इसके बारे में पहले बता देते हैं कि चंदेरी का युद्ध कब और किसके खिलाफ हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1500, सॉरी बच्चों, सॉरी, और ये हुआ था 1528 ईस्वी में। ये आपका युद्ध हुआ था, ये हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था 1528 ईस्वी में। चलिए बच्चों, हम आपको एक बात और बताते हैं। तो बाबर के 4 युद्ध हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, हम आपको उनके बारे में पहले बताते हैं। देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि पहला युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, फिर हुआ था खानवा का युद्ध, फिर हुआ था चंदेरी का युद्ध, एक युद्ध हुआ रुका था घाघरा का युद्ध। 4 युद्ध हुए थे बाबर के। ठीक है, पहला आपका हुआ था
26, दूसरा 27, तीसरा 28, चौथा 29, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, साल में ये बाबर के 4 युद्ध हुए थे, पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का, चौथा घाघरा का। देखो बच्चों, अभी इसमें ये जगह नहीं है तो हम नहीं लिख पाएंगे, बट आपको हम बता देते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर का इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, दूसरा हुआ था राणा सांगा के बीच, खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में मेहदी राय के खिलाफ। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में महमूद लोदी के खिलाफ। ठीक है बच्चों, 4 ही बहुत मोस्ट हैं ये, और इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो आगे, महमूद लोदी के खिलाफ 1529 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इस युद्ध का क्या नाम था? अभी मैंने बच्चों आपको बताया कि इस युद्ध का क्या नाम था। जल्दी से कमेंट में सारे लोग लिखेंगे, क्या था बच्चों? घाघरा का युद्ध। क्या लिखेंगे बच्चों? घाघरा का युद्ध। कुछ बच्चों वो सोच रहे होंगे कि सर ने बोला कि ऑप्शनल है और ऑप्शन है ही नहीं, तो बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑप्शन दे के आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चों अगर ऑप्शन दे के पढ़ाएंगे तो आपको 4 में आपको वो डाउट होगा कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो आपके जो माइंड में आपको 4 रहेंगे। इसलिए आपने अगर ये देखा कि सर अगर आपने कभी पढ़ा नहीं और आपने 4 ऑप्शन देखे तो आप सोचोगे कि कहीं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आप सोचोगे कि सर ने ये वाला बताया था ये वाला बताया। अगर डाउट में आपका टिक गलत हो गया तो वो क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। तो हम आपको सीधा सीधा एक आंसर लेके चलेंगे, हम आपको 4 ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि हम 4 के हिसाब से बच्चों पढ़ाएंगे तो आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वैसे मैं भी ज़्यादा जो हमारे टीम के जो टीचर्स हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई ऑप्शनल से बच्चों को मत पढ़ाओ, क्वेश्चन दे दो और थोड़ा टाइम दो उनको आंसर देने के लिए। अगर वो नहीं दे पाते तो आप उसको आंसर दो, बट क्या है कि ऑप्शनल मत रखो। ऑप्शनल से बहुत दिक्कत होती है। वो एग्जाम की बात अलग होती है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि उनको पास फेल करना होता है। भाई यहाँ पर हमको पास फेल थोड़ी करना है किसी बच्चे को। ठीक है, महमूद लोदी का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध किसके खिलाफ हुआ था? सभी जानते हैं, जब बाबर की बात चल रही है तो इसका आंसर तो सभी दे देंगे। जो क्लास स्टार्टिंग से बच्चा ज्वाइन होगा उसने इसका आंसर जरूर दिया होगा। बाबर और महमूद लोदी के खिलाफ हुआ था घाघरा का 1529 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने इसका आपको पढ़ाया था कि बाबर को 2 बार दफनाया गया, पहली बार आगरा में और दूसरी बार कहाँ दफनाया गया। ये अभी मैंने इसका आंसर दिया था, सभी लोग कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, जल्दी से बच्चों लिखिएगा। चलिए, जैसे कि आपको बताया कि बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, तो सभी लोग जानते हैं जहाँ मकबरा होता है वहीं पे दफनाया जाता है। वो जो बंदा कहीं दफनाया गया होगा तो वहीं उसका मकबरा होगा। ठीक है, तो बाबर को जो लास्ट बार जो दफनाया गया था वो काबुल में दफनाया गया, इसका आंसर होगा काबुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी उदारता के कारण इसको क्या कहा जाता है। यहाँ पे बात बाबर की हो रही है कि बाबर को उदारता के कारण क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका ये MTS में आया है। अभी ये क्या बोलते हैं MTS में ये 2020 में आया था ये क्वेश्चन कि बाबर को उदारता के कारण क्या कहा जाता था। चलिए बच्चों इसका आंसर लिखेंगे हम, बाबर को उदारता के कारण क्या कहा जाता है। चलिए, बाबर को उदारता के कारण कलंदर कहा जाता है। ये आंसर आप याद रख के जाइएगा। जितने ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये सारे क्वेश्चन बच्चों मोस्ट हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना, और अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे पहले से। ठीक है बच्चों, इसको उदारता का इसको कलंदर कहा जाता है। चलिए, आज का ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा जी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन आज का कि बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, इसका हम आंसर करेंगे। बेटा बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो सभी को पता है, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। 1526 में पहला युद्ध लड़ा था, फिर 27 में, 28 में, 29 में। इसकी बेचारे की ज़िंदगी पूरी युद्ध लड़ते निकल गई, कुछ नहीं कर पाया इसने। और आगे चल के आपको बताएंगे इसके बच्चे ने क्या किया, फिर उसके बच्चे ने क्या किया। बेचारा ये तो चला गया और इसके बच्चों ने बहुत ऐश किया। बस यही एक था बेचारा बाबर डाबर, जो कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में। चलिए, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। ठीक है बच्चों, आगरा में 1530 ईस्वी में हुई थी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, एक हम आपको एक होमवर्क देंगे, क्योंकि ये तो क्लास हमारी फिनिश हो गई। एक आपको होमवर्क देंगे, आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आज का होमवर्क में हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, बट डेली आपको जो क्लास लेंगे उसके बाद आपको छोटा सा होमवर्क देंगे। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको होमवर्क देंगे। होमवर्क में ये है कि हुमायूं, इसके बाद हुमायूं की ही बात होगी। इसका जो उत्तराधिकारी है हुमायूं का शासनकाल। एक क्वेश्चन ये हुआ कि हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहा, आपका इसका आपको आंसर रखना है। और हुमायूं के
और हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन है? इसका उत्तराधिकारी, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन है? आपको इसका आंसर बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए। और बच्चों एक क्वेश्चन और है, छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। चौसा, आपको 3 ही क्वेश्चन देंगे आज, ठीक है। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। जो आपको बताना है, पहला आपको बताना है कि हुमायूं का शासनकाल, दूसरा उत्तराधिकारी, तीसरा चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद।